हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में अपन ने फंक्शन के ऊपर एक्सरसाइज 9th की थी, है ना। 9th ए की थी। आज अपन करेंगे इसके कुछ फंक्शन के टाइप्स ऑफ द फंक्शन कुछ है। तो टाइप ऑफ द फंक्शन अपने पास है, अपने को कुछ पढ़ने की टाइप्स ऑफ द फंक्शन अपने को किस तरीके से है, कौन कौन से टाइप है जो फंक्शन को अपने को पढ़ने हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ द फंक्शन में आता है आइडेंटिटी फंक्शन की। आइडेंटिटी फंक्शन किससे कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर डोमेन और रेंज हर बार क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। मतलब जितनी डोमेन होगी उतने की उतनी क्या रहेगी, रेंज। जैसे डोमेन 1 है तो रेंज भी 1 है, डोमेन 2 है तो रेंज भी 2 है, डोमेन 3 है तो रेंज भी 3 है। जैसे ये अपने पास में दो सेट है ना, जैसे 1 है 2 है 3 है, तो 1 1 है 2 2 है 3 3 है। तो इस तरीके का जो भी फंक्शन बनेगा उस फंक्शन का नाम क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी फंक्शन। x आपका एक रियल नंबर है, ओके, आर से आर में डिफाइन किया गया है। तो जब डोमेन देखो, डोमेन कितना है 1 2 3, रेंज भी कितनी है स्टूडेंट्स 1 2 3। तो डोमेन और रेंज स्टूडेंट्स जब इक्वल है तो हमारा जो फंक्शन रहेगा उसको अपन क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। डोमेन और रेंज क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, ओके। सेकेंड फंक्शन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन जिसके अंदर डोमेन और रेंज इक्वल है, कुछ इस तरीके का फंक्शन रिप्रेजेंट हो सकता है। देखो 1 1 है 2 2 है 3 3, ओके, दैट्स आइडेंटिटी फंक्शन, ओके। चलते आगे कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन किसको कहना, कांस्टेंट फंक्शन हम किसको कहेंगे, fx इक्वल्स टू k है। मतलब हर बार जो रेंज है ना वो रेंज कितनी आएगी, फिक्स वैल्यू आएगी, k आएगी। मतलब कैसे समझना कि हर बार आपके पास में एक फंक्शन डिफाइन किया गया a से b में, इधर एक फंक्शन है, इधर एक फंक्शन है, एक फंक्शन आपका f डिफाइन किया गया, इधर 1 2 3 है, और इधर हमारे पास में हर बार जो इसका आंसर है, जैसे 1 पुट करने पर भी आपके पास में 1 ही आ रहा है, 2 पुट करने पर भी 1 आ रहा है, 3 पुट करने पर भी कितना आया, 1 आया। तो देखो जो रेंज है वो आपके पास में क्या होगी, रेंज एक कांस्टेंट वैल्यू होगी स्टूडेंट्स। ये रेंज आपके पास में एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। रेंज अगर कांस्टेंट हो गई है तो क्या होगा, इस फंक्शन को क्या कहेंगे, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर रेंज क्या होगी, एक हर बार फिक्स वैल्यू आ गई, कांस्टेंट आ गई। कांस्टेंट का मतलब बेटा एक फिक्स वैल्यू आ गई, जो फिक्स वैल्यू कांस्टेंट आ गई है तो इसका मतलब उस फंक्शन का नाम क्या रखेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। वो आपका कौन सा फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। वापस चलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन है जिसके अंदर क्या होगा, डोमेन और रेंज क्या होगी, इक्वल, जस्ट लाइक दिस। कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा कि रेंज हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो कांस्टेंट वैल्यू का नाम हमने k रख दिया। कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू आएगी तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका कांस्टेंट फंक्शन। डोमेन आपके पास में कितना है, डोमेन आपका a है क्योंकि a से लेकर b में आपका एक सेट डिफाइन किया गया है, ठीक है। और fx इक्वल्स टू k, मतलब हर बार क्या रहेगा आपका फंक्शन एक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल अपन छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर। तो ये सब सारे पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं जो पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे यहाँ मैंने लीनियर लिखा, ये मैंने क्वाड्रेटिक लिखा, पावर 3 वाला क्या हो जाएगा क्यूबिक, पावर 4 वाला क्या हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक। तो इस तरह के पॉलिनोमियल जो होंगे उनको क्या नाम रखेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन रखेंगे। इस तरह के जो पॉलिनोमियल जो होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक जैसा भी पॉलिनोमियल होगा तो उसको कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स अपने यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन की। स्क्वायर रूट फंक्शन किसको कहते हैं, स्क्वायर रूट जानते हैं सभी, दैट इज स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट फंक्शन आपके पास में fx इक्वल्स टू जो वैल्यू स्क्वायर रूट होगी, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास में कोई भी वैल्यू हो सकती है तो वो स्क्वायर रूट होगा। x आपका वेरिएबल है जो हर बार चेंज होता रहेगा। तो आपके पास में fx इक्वल्स टू जब रूट में कोई भी फंक्शन होगा, जब रूट के अंदर फंक्शन लिखा होगा, जैसे स्क्वायर रूट x माइनस 3, रूट ऑफ x माइनस 3, रूट ऑफ x माइनस 9, रूट ऑफ x प्लस 4, ऐसा कुछ होगा तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड स्क्वायर रूट फंक्शन। सेकंड आता है मॉडुलस फंक्शन। सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट्स कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, समझेंगे मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार यूज होने वाला है मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन को होता है जो मॉडुलस से रिप्रेजेंट किया जाता है मॉडुलस फंक्शन। तो स्टूडेंट्स इस मॉडुलस फंक्शन को मॉडुलस से रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा जब आप इसको मॉडुलस से रिप्रेजेंट करोगे ना तो क्या होगा, जब आप इसको मॉडुलस से रिप्रेजेंट करेंगे तो दो ऑप्शन होंगे कि जब हम इसको एक्सपांड करते हैं मॉडुलस फंक्शन को, इसके दो आंसर होंगे, एक तो प्लस x होता है, एक नेगेटिव x होता है। अभी फिलहाल जानेंगे कि पॉजिटिव x है और नेगेटिव x है। अगर आपका x पॉजिटिव है इसका मतलब वैल्यू ऑफ x है वो 0 से ज़्यादा होगी। जब आपका नेगेटिव x है तो वैल्यू ऑफ x कितना होगी, 0 से कम होगी, और 0 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि मॉडुलस फंक्शन के हमेशा दो वैल्यू होगी, एक पॉजिटिव x होगा। खुद की जब वैल्यू की बात करेंगे कि मॉडुलस फंक्शन को आप किस तरह से एक्सपांड कर सकते हैं, तो आप इसको दो तरीके से एक्सपांड कर सकते हो। पहला पॉजिटिव x, सेकंड नेगेटिव x। पॉजिटिव x जब होगा जब आपका x कितना होगा स्टूडेंट्स, x होगा 0 से ज़्यादा। नेगेटिव x कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से कम। मतलब जब ये फंक्शन हमेशा जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा स्टूडेंट्स तो क्या होगा, मॉडुलस x की वैल्यू पॉजिटिव x। जब आपका फंक्शन राइट हैंड साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड में जब आपका फंक्शन जाएगा तब इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी, मॉडुलस फंक्शन की नेगेटिव x हो जाएगी। ये नेगेटिव x हो जाएगा जब ये कौन सी साइड में जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। जब आपके पास में
सॉरी, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव होगा और लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव। ओके, राइट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव वैल्यू। जैसे और एक इसका स्पेशल फंक्शन कि इसके अंदर मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी हुई है तो माइनस का 3 है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे किसी ने कहा अभी पॉजिटिव 3 कितना होगा, तो स्टूडेंट पॉजिटिव 3 तो 3 रहेगा, लेकिन माइनस का 3 है तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस का 3। ओके, अब आपके पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं, एक मैंने इनफाइनाइट सीरीज लिखी है, द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। ये सीरीज है, सीरीज का मतलब आपके पास में एक तो होता है आपके पास में कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देयर आर दो चीज़ें होती है, एक तो प्रोग्रेशन होता है, एक होती है सीरीज। प्रोग्रेशन आपके पास में क्या होती है, प्रोग्रेशन भी इनफाइनाइट टाइम तक चलती है, लेकिन उसका एक पैटर्न फिक्स हो जाता है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मतलब उसका डिफरेंस फिक्स हो जाता है ना। तो जिसका डिफरेंस फिक्स हो जाता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जिसका रेशियो फिक्स हो जाता है उसको अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, वो अपन पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एक तो होता है प्रोग्रेशन जिसके अंदर डिफरेंस आपके पास में या फिर रेशियो फिक्स होता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्रेशन। लेकिन एक ऐसा आपके पास में एक ऐसी वैल्यू जो चलती तो रही है इनफाइनाइट टाइम तक, लेकिन कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक 1 है, 1 अपॉन एक ऐसा सिंबल है, 1/2, 1/3, 1/4, ये पीछे जो सिंबल लगा रखा है ये सिंबल, इसका नाम होता है फैक्टोरियल, है ना। इसको रीड करते हैं फैक्टोरियल, अपन आगे पढ़ेंगे। फैक्टोरियल आपके पास में अगर होगा तो बताएंगे फैक्टोरियल क्या होता है। तो ये कुछ वैल्यू है आपके पास में 1 + 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल आपके पास में ये, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट सीरीज। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट सीरीज, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। किससे बेटा, ई से। और ई की वैल्यू आपके पास में लिखे तो ई इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, उसकी वैल्यू होती है 2.718281845905 अप टू इन्फाइनाइट तक चलेगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसको क्या कह सकते हैं, ये इरेशनल टाइप की वैल्यू है जो न तो टर्मिनेटिंग है न रिपीटिंग है। ओके, तो हमेशा ई की वैल्यू जब अपन यूज करते हैं तो दो डिजिट तक हम यूज करते हैं ई की वैल्यू, एक्सपोनेंट की वैल्यू 2.71। ओके, तो ये होते हैं एक्सपोनेंट फंक्शन जो ई की फॉर्म में लिखे होंगे, ई की पावर एक्स। जैसे आपके लिखा हुआ है एक एफ एक्स इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स ई की पावर एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू अगर ई की पावर एक्स है तो इस एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स को, एफ एक्स इक्वल्स टू स्टूडेंट ई की पावर एक्स है तो इस ई की पावर एक्स को अपन क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट फंक्शन। तो इस तरीके के जितने भी फंक्शन होंगे उसको एक्सपोनेंट फंक्शन कह सकते हैं, तो वो हमारे एक्सपोनेंट हो जाएगा, एक्सपोनेंट फंक्शन ई की पावर एक्स। कभी कभी आपका जो एफ एक्स है वो ए की पावर भी बन जाता है, ए की पावर एक्स। ओके, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ए की जगह ए आ गया तो क्या करना है। ओके, ए आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ई कांस्टेंट नहीं रहता है। ई भी वैसे तो देखा जाए तो 2.71 है तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, पर वो ई को क्या कहना है, एक्सपोनेंट कहता है। ए की पावर एक्स आएगा उसका भी नाम एक्सपोनेंट रखना है। ओके, बट ये ए और ये ई दोनों इक्वल नहीं होंगे। ओके, जैसे ये कैसे होगा, जैसे आपके पास में यहाँ ऐसे हो सकता था, ये 2 की पावर एक्स आ गया, कितना 2 की पावर एक्स, ये तो ई की पावर एक्स हो गया, ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x, ई की पावर 3x, ई की पावर 4x, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एफ एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स क्या होगा, इसको भी एक्सपोनेंट फंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट आपके पास है रेसिप्रोकल फंक्शन, जैसा कि इसका नाम है रेसिप्रोकल, जो 1/x की फॉर्म में होगा, दैट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल। तो एक ऐसा फंक्शन जो 1/x होगा तो क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल। अगर कोई फंक्शन रेसिप्रोकल है तो हम जानते हैं कि डोमेन के अंदर यहाँ 0 पुट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 0 पुट करने से इन्फाइनाइट होगा। तब जब 0 पुट नहीं कर सकते तो आंसर भी कभी 0 नहीं आएगा, तो रेंज भी 0 नहीं आ सकती। तो हमने कहा r-0, मतलब r-0 का मतलब समझना कि r एक्सेप्ट 0, डोमेन तो इसका r है लेकिन 0 को छोड़ करके, क्योंकि 0 अपन पुट नहीं कर सकते। और रेंज कितनी है इसकी, r-0, r मतलब रियल वैल्यू में से 0 को हटा करके इसकी रेंज और डोमेन आपके पास में ही। ये तो कुछ एक्सपोनेंट फंक्शन है, रेसिप्रोकल फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो कुछ फंक्शन है आपके पास में। ओके, तो जिसका अपने को टाइप है आपके पास में। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास में स्टूडेंट्स, कुछ और टाइप है अपने पास में फंक्शन के, जो और टाइप अपने को देखने हैं, जिसके अंदर आपके पास में कुछ और टाइप के बारे में बताना है कि आपके पास में किस तरीके से अपन इस फंक्शन के टाइप है जो इसको अपन लिख सकते हैं। ये कुछ बेसिक टाइप है। आगे और चलते हैं आपके पास है नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो नेक्स्ट टाइप है आपके पास है फंक्शन का, उसके अंदर क्या करना है चलेंगे बेटा। ये कुछ टाइप है जो अपने को ध्यान में रखने पड़ते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन करते हैं तब आपके पास में अच्छा ये इस फंक्शन का नाम ये था, इस फंक्शन का नाम ये था, वो अपने पास में यूज़ होते हैं, है ना। ये बेसिक टाइप है, तो बेसिक टाइप अपने पास में टाइप्स है जो अपने को यूज़ करने होते हैं। किस फंक्शन का टाइप क्या होता है, मतलब बेसिकली टाइप तो क्या है, इन फंक्शन के नाम है ना। टाइप तो क्या, इनके सबके नाम है अलग अलग, कि इसको ये कहते हैं, इसको मॉडुलस फंक्शन कहते हैं, इसको ये कहते हैं, है ना। तो चलते हैं अपने पास है नेक्स्ट फंक्शन की तरफ कि नेक्स्ट फंक्शन क्या कहता है। नेक्स्ट फंक्शन होता है बेटा अपने पास में लॉगरिथम फंक्शन, बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट फंक्शन है लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है आपके पास में, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैसे उसकी प्रॉपर्टी होती है। 2-3 प्रॉपर्टी भी है लॉगरिथम फंक्शन की, वो भी अपने को देखना है। तो देखते हैं अपने पास है नेक्स्ट फंक्शन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे पास में है वो है लॉगरिथम फंक्शन की। लॉगरिथम फंक्शन आपके पास में क्या है, 8 टाइप का फंक्शन है आपके पास में, दैट्स कॉल्ड अ लॉगरिथम फंक्शन।
कि लॉगरिथम फंक्शन किसको आपके पास में लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, पूरा नाम लॉगरिथमिक फंक्शन है कि लॉगरिथमिक फंक्शन किसको कहा जाता है। लॉगरिथम फंक्शन बार बार यूज़ किया जाएगा अपने पास में, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर भी यूज़ किया जाएगा लॉगरिथम फंक्शन। समझना स्टूडेंट्स कि बेटा जब एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ओके, जब एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है लॉग LOG और यहाँ लिखा हुआ है एक्स, ओके, यहाँ जो लिखी हुई वैल्यू होगी इस जी के पीछे यहाँ पे नीचे जैसे ई लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं बेस, ओके, ये बेस वैल्यू होती है, ये लॉग का बेस है ई कौन सा जो भी पर ने पढ़ा था एक्सपोनेंट वही। तो ये लॉग एफ एक्स इज इक्वल्स टू जब कोई भी वैल्यू लॉग एक्स में होगी, जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू हमने लिखा स्टूडेंट्स लॉग बेस ई 2x, एफ एक्स इज इक्वल्स टू हमने लिखा लॉग बेस ई साइन एक्स, है ना, साइन थीटा या साइन एक्स ये आपके पास में। तो ये सारे के सारे फंक्शन जिसमें LOG लॉग दिखेगा उसको अपन कहेंगे लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन जिसके अंदर लॉग दिखेगा। बेस में आपके पास में इटसेल्फ ई लिखा होगा, अगर इटसेल्फ ई नहीं है तो जो भी बेस आपके लिखा होगा उसका यूज़ करना है, 10 हो सकता है, x हो सकता है, बेस में कुछ भी हो सकता है। जब कुछ नहीं लिखा होगा तो बेस कौन होगा, बेस होगा एक्सपोनेंट। इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज है जो हमें ध्यान रखनी है कि अगर दो फंक्शन लॉग में हो, बेस ई की बात करते हैं अपन, a प्लस लॉग बेस ई बी है ना, LOG लॉग है, लॉग a प्लस लॉग b स्टूडेंट्स हो तो उसको अपन कहते हैं स्टूडेंट्स लॉग a प्लस बी, ओके, बेस इक्वल हो जाता है और ये ऐड हो जाते हैं आपके पास में। लॉग a प्लस में हो तो आपके पास में इसको अपने को लिखना है लॉग a इंटू बी, ओके, मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाता है। चेंज आपके पास में चलता है कि लॉग बेस ई a माइनस लॉग बेस ई बी हो, ओके, माइनस का दूसरा नाम, मल्टीप्लाई का दूसरा नाम होता है एडिशन और माइनस का दूसरा नाम होता है डिवीजन। तो लॉग बेस ई ये हो जाएगा a/b, ये आपके पास में हो जाएगा कि जब लॉग में a/b हो तो उसको आप ये लिख सकते हो, लॉग में a माइनस लॉग b हो तो उसको आप लॉग a/b लिख सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास में बेटा कि लॉग a है और इसकी पावर है b, है ना, a की पावर b है तो ये b क्या करता है आगे आ जाता है, उसको कहते हैं b और लॉग बेस a हो जाता है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास में ये होती है कि आपको बेस कन्वर्जन करना है, आपको ऐसा दे दिया a और यहाँ दे दिया b, है ना, a और b, e की जगह a और b आ गया तो इसको बेस कन्वर्जन कह के e में लिखना है। तो बेस कन्वर्जन के पहले e अपने पास में ऐसा लिखेंगे लॉग बेस ई बी अपॉन लॉग बेस ई ए, दैट्स कॉल्ड अ बेस कन्वर्जन। ये बेस कन्वर्जन की तो कुछ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग है जो हमें ध्यान में रखनी है, जो हमारे काम की है, जो हमारे काम आएगी। लॉगरिथम फंक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन जिसके अंदर LOG लॉग लगा हुआ होगा, लॉग के अंदर यहाँ बेस होता है, कुछ नहीं लिखा होगा तो इटसेल्फ ई लिखा होगा जिसको अपन एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये कुछ आपके पास में है जो मैं अपने पास में ध्यान रखी होंगी, दैट इज लॉगरिथम फंक्शन। अब लॉगरिथम फंक्शन में क्या कुछ वैल्यू होती है, जैसे साइन 0 0 होता है, साइन 30 आपके पास में 1/2 होता है। वैसे भी आपके पास में आपको जो ध्यान रखना है आपके पास में एक तो log 1 लॉग बेस E1 0 होता है, लॉग बेस आपके पास में E1 0 होता है। लॉग के अंदर कुछ नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, जैसे लॉग के अंदर किसी ने लिख दिया कि भाई इसकी वैल्यू बता दो लॉग बेस E-1 तो कहेंगे आपके पास में नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, नेगेटिव वैल्यू आपकी एग्जिस्ट नहीं करती लॉग के अंदर आपके पास, ओके। लॉग 0 की बात करें कि लॉग 0 कितना होगा, लॉग बेस E0 बेटा इनफाइनाइट होता है, आपके पास में नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है। लॉग बेस E0 को अपन आपके पास में सॉल्व नहीं कर सकते, लॉग बेस आपके पास में इनफाइनाइट होती है। तो ये कुछ वैल्यू जो अपने पास में यूज़ कर सकते हैं, लॉग 1 लॉग 0, जैसे लॉग 2 की भी वैल्यू होती है, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी, तो सबकी वैल्यू आपके पास में होगी तो लॉग की, तो वो भी अपन देख सकते हैं। तो फिलहाल अपने पास में यहाँ पे इतना इंट्रोडक्शन है इस लॉगरिथम का, इसलिए अपने पास में आएगा, ये वापस एक चैप्टर बन के अपने पास में आएगा, तब अपने पास में लॉग की और बाकी बातें भी करेंगे। पर यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना है कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें स्टूडेंट्स क्या लिखा होगा, लॉग लिखा होगा, LOG लॉग लिखा होगा, तो उसको अपन कहेंगे क्या स्टूडेंट्स, लॉगरिथम फंक्शन, ओके। चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। ये आपके पास में लॉगरिथम फंक्शन था। नेक्स्ट फंक्शन आपके पास में आता है लॉगरिथम के बाद में रेशनल फंक्शन, कि रेशनल फंक्शन किसको कहना, सभी जानते हैं रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर आपके पास में कौन सी फॉर्म में होते थे, p/q, रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं। तो एक ऐसा फंक्शन जो आपके पास में p/q की फॉर्म में होगा, है ना, और q इज नॉट इक्वल टू 0 जो आपके पास रेशनल नंबर की बेसिक डेफिनेशन जो थी, जो छोटी क्लास में पढ़ते आए थे आपके पास में, कि एक रेशनल नंबर आपके पास में बताना है कि रेशनल नंबर किसको कहना है, दैट इज आपके पास में 9 नंबर का जो आपके पास में स्टूडेंट्स वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या, रेशनल फंक्शन, है ना, अपन फंक्शन की बात करते हैं तो रेशनल फंक्शन किसको कहेंगे। तो बेटा देखो रेशनल फंक्शन किसको कहना है, रेशनल फंक्शन हम उसको कहेंगे जिसके अंदर आपके पास में क्या होगा कि f(x) इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स px बाय qx, है ना, दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा, दोनों के दोनों
पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे। अगर ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, हम ऐसे फंक्शन को कहेंगे स्टूडेंट्स रैशनल फंक्शन। जैसे px इज इक्वल्स टू हमने लिखा 2x बाय साइन एक्स, दोनों के दोनों आपके पास में क्या पॉलिनोमियल है, ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन नीचे वाला क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी अपन कह सकते हैं। ओके, तो पॉलिनोमियल ऑब्लिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या फिर कभी कभार ये एक्सपोनेंट फंक्शन भी हो सकते हैं। एक्सपोनेंट फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन कौन सा, जो एक ही पावर है, एक ही पावर में चलते हैं, तो ये कुछ फंक्शन हो सकता है। तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या कहेंगे, मतलब ऐसा फंक्शन जो x की फॉर्म में या y की फॉर्म में या वेरिएबल की फॉर्म में जिसमें एक नोमिनेटर होता है, और एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर x और y की फॉर्म में क्या हो, एक डिनोमिनेटर हो, वो पॉलिनोमियल हो सकता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, वो आपके पास में एक्सपोनेंट फंक्शन हो सकता है। तो आपके पास में ऐसे कुछ फंक्शन होते हैं जिसको अपन क्या कहेंगे, रैशनल फंक्शन कहेंगे। रैशनल फंक्शन के बाद में अपने पास में स्टूडेंट से नेक्स्ट आता है आपके पास में सिग्नम फंक्शन, बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन। कि सिग्नम फंक्शन किसको कहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसका एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, चलो। fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास में 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे आपके पास में, वो हो गया आपके पास में कौन सा, रैशनल फंक्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट आपके पास में सिग्नम फंक्शन। सिग्नम, सिंगम नहीं, सिग्नम, है ना। कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है, बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिग्नम। कि सिग्नम फंक्शन किसको कहते हैं आपके पास में, ये फंक्शन का टाइप है आपके पास में नंबर 10 का, कि सिग्नम फंक्शन किसको कहते हैं, कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है। 10 पे देखेंगे बेटा सिग्नम, SIGNUM, सिग्नम फंक्शन। कि सिग्नम फंक्शन किसको कहते हैं, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, देखो बेटा सिग्नम फंक्शन समझना। सिग्नम फंक्शन आपके पास में क्या होता है, सिग्नम फंक्शन होता है fx इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x बाय x। fx इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x बाय x लिखा हुआ होता है, जिसका नाम होता है सिग्नम फंक्शन। ओके, कैसे, अब देखो बेटा जब आप इसको 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 2 आएगा, 2 पुट करेंगे 1 आएगा, 3 पुट करेंगे 1 आएगा, 4 पुट करेंगे 1 आएगा, 1 पुट करेंगे 1 बाय 1 कट के कितना आएगा 1, 2 पुट करेंगे 1, 3 पुट करेंगे 1, 4 पुट करेंगे 1, मतलब जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू है सबके लिए आंसर कितना आएगा 1 आएगा। मतलब x की वैल्यू जब आपके पास में 0 से ज़्यादा है तो आंसर कितना आएगा 1, और जब नेगेटिव वैल्यू पुट करो -1 मॉडुलस की वजह से अगर -1 पुट करोगे तो -1 अपॉन कितना हो जाएगा, -1 कट के -1 आ जाएगा। अगर आपने -2 पुट किया स्टूडेंट्स तो -2 बाय -2, 2 बाय कट के -2 कितना आएगा -1। इसका मतलब ये हो गया है कि जब हम नेगेटिव वैल्यू मतलब 0 से कम वाली वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा -1, 0 से ज़्यादा वाली वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा +1, और 0 पे इसका आंसर कितना आएगा 0। 0 के केस में पहले मॉडुलस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमने ये कहा कि 1 आएगा इसका आंसर इफ x इज ग्रेटर देन टू 0, इसका आंसर 0 आएगा इफ x इज इक्वल्स टू 0, और इसका आंसर -1 आएगा इफ x इज लेस देन टू 0। मतलब आपके पास में इसको कहते हैं अपन सिग्नम फंक्शन, कि आपके पास में इसकी रेंज कह सकते हैं कि डोमेन। डोमेन क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, डोमेन तो हमारे पास में क्या हो सकता है, R कुछ भी पुट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जब आपके पास में रेंज की बात करते हैं कि रेंज क्या होगी, तो रेंज इसकी केवल 3 ही वैल्यू होगी, कौन कौन सी, -1, 0 और 1। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इस तरह के फंक्शन को हम कहेंगे सिग्नम फंक्शन। की ये आपके पास में फंक्शन कौन सा था स्टूडेंट्स, सिग्नम फंक्शन आपके पास में है, जो इस तरीके से हो सकता है। इसको रिवर्स भी लिखा जा सकता था, fx इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, हम इसको ये भी कह सकते थे मॉडुलस ऑफ x बाय अपॉन x भी कह सकते थे। कई बार आपको ये फंक्शन इस तरीके आपकी भी दिख सकता है, दैट इज x अपॉन मॉडुलस ऑफ x। x अपॉन मॉडुलस ऑफ x में भी सेम यही कंसेप्ट आपके पास में लगेगा कि 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, -1 पुट करेंगे तो आपके पास में -1 आएगा, बट पर्टिकुलर केस ऑफ द 0 कितनी वैल्यू हो जाएगी 0। तो आपके कभी कभी ये भी लिख सकते हैं हम, और इसको कभी कभी हम fx इज इक्वल्स टू x अपॉन मॉडुलस ऑफ x भी लिख सकते हैं। दोनों कंडीशन में आपके पास में ये रहेगा। तो बेटा ये था आपके पास में सिग्नम फंक्शन। एक होता है स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी बड़ा अच्छा फंक्शन होता है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बाद में आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसा कि इसका नाम है, इसका नाम है स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 11 टाइप का फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके पास में कितना होगा, ओके आपके पास में अपन बात करते हैं द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
है ना, जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नाम से अपन जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। देखो समझना ये क्या होता है, ये आपके पास में एक ऐसा फंक्शन है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर एक्स है, एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है एक्स, क्लोज इंटरवल कह सकते हैं अपन, लेकिन ये क्लोज इंटरवल से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, समझना। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के आपके पास में दो पार्ट होते हैं, जैसे मॉडुलस फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक तो जब x लेस देन 0 होता है और एक x देन ग्रेटर देन 0 होता है, दो चीज़ें होती है, और 0 पे तो 0 ही होता है, x आपके पास में इज इक्वल्स टू 0 पे मान लेते हैं। तीन वैल्यू है, लेस देन, ग्रेटर देन और 0। लेस देन ग्रेटर देन इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास में x की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू x माइनस 1 होती है, मतलब डेटा में से एक कम हो जाता है। ओके, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको कहते हैं राइट हैंड साइड, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। आपके पास में कि इसकी जो वैल्यू होगी जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, जब आपके पास में x की वैल्यू 0 से कम होगी तो x की एफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना होता है x माइनस 1, और जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स केवल और केवल कितना रहता है x रहता है। समझना बात को कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमने कहा कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक तो लिखा हुआ है 2.1, एक एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है 2.4, एक एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है 3.5, एक एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है केवल 4, एक एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है आपके पास में माइनस का 5.6, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है माइनस का 1.2। ये कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होगी, जैसे आपके पास में मॉडुलस फंक्शन में हमेशा प्लस जाता है तो आपके पास में क्या होता है पॉजिटिव, नेगेटिव जाता है तो भी पॉजिटिव आता है, इसके अंदर क्या होगा देखेंगे। तो बेटा इसके अंदर अगर 2.1 जाता है मतलब वैल्यू x से ज़्यादा जा रही है, तो ये क्या करता है कि पॉइंट्स को डिस्कार्ड कर लेता है। पॉइंट को डिस्कार्ड करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी 2, ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 है ना। इसमें भी ये पॉइंट को डिस्कार्ड करेगा तो आपके पास में आंसर 2 रहेगा, इसमें पॉइंट को डिस्कार्ड करेगा आंसर 3 रहेगा, इसके तो 4 है तो 4 ही रहेगा। ऐसा मत समझना कि सर इन दोनों में से ग्रेटेस्ट ले लिया, इन दोनों में से ग्रेटेस्ट तो 4 है, इन दोनों में से ग्रेटेस्ट 5 है, नहीं, पॉइंट वाली वैल्यू को डिस्कार्ड कर लेता है। 3 पॉइंट समथिंग है तो समथिंग वाला जो ये मतलब ये कितना है 2.1 को क्या लिख सकते हैं, 2.1 को आपके पास है 2 प्लस 0.1 है तो 0.1 तो कम है। फिर इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 2 प्लस 0.4, 0.4 कम है। ये कितना है, ये आपके पास में कितना है 3 प्लस 0.5 है तो 0.5 कम है इसके कंपेयर में। तो आपके पास में वैल्यू को क्या करेगा, आप सीधी सीधी ये याद रख लेते हैं कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को ये डिस्कार्ड कर लेता है तो 4 में 4 आएगा। लेकिन माइनस में क्या होगा, माइनस में कम पे चला जाएगा। अगर माइनस 5.6 है तो आपके पास में इसको माइनस 5 ना कर करके हम माइनस 6 करेंगे, और माइनस 1.2 है तो इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स माइनस का 2, माइनस में एक वैल्यू पीछे जाना है और पॉजिटिव में आपके पास में पॉइंट को डिस्कार्ड करना है। नेगेटिव में भी पॉइंट तो डिस्कार्ड होगा पर एक वैल्यू पीछे जाएंगे आपके पास में माइनस 5 है तो कितना हो जाएगा माइनस 6, माइनस 1.2 तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, मतलब आपके पास में नेगेटिव में एक आगे कह सकते हैं हम कि नेगेटिव में हमने को एक आगे जाना है जिसको आपके पास में बेसिक वैल्यू में से एक कम होता है। तो ये आपके पास में कुछ फंक्शन है, इसका नाम था द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके पास में क्या है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास है कुछ टाइप है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, सिग्नम फंक्शन क्या होगा, कुछ इस तरह की वैल्यू है जो हमें ध्यान में रखनी है कि आपके पास में क्या रहेगा। बस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी इसको फंक्शन की फॉर्म में हम एक्सपांड करेंगे तो आपके पास में 0 पे तो कितना 0 पे आपके पास में f(x) 0 ही रहेगा। ओके, तो जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो जब नेगेटिव वैल्यू की बात करेंगे इसके अंदर तो -1 लिख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेकिन कुछ जब वैल्यू गिवन है आपके पास में, एग्जांपल जब कुछ वैल्यू गिवन है तो वैल्यू को आपको इस तरीके से पढ़ना है। तो बेटा ये आपके पास में कुछ टाइप्स थे, टाइप्स आपके पास में और अब क्या हो गया टाइप के बाद में नेक्स्ट आगे भी और भी है आपके पास में कि इवन फंक्शन किसको कहते हैं, ऑड फंक्शन किसको कहते हैं, नॉट डिफाइंड फंक्शन किसको कहते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन किसको कहते हैं, लीनियर नॉन लीनियर फंक्शन किसको कहते हैं, और आपके पास में कंपोजिट फंक्शन किसको कहते हैं। कुछ टाइप है आपके पास में फंक्शन के। तो देखते हैं आपके पास में इवन फंक्शन किसको कहते हैं आपके पास में कि इवन फंक्शन क्या होगा और आपके पास में ऑड फंक्शन क्या होगा। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है, कैसे होता है समझेंगे कि इवन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स और ऑड फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को समझना है कि इवन फंक्शन क्या होगा और ऑड फंक्शन क्या होगा। देखो कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन किसको कहते हैं, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, कि इवन फंक्शन क्या होगा और ऑड फंक्शन क्या होगा। देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास में इवन फंक्शन 10 तक आपके पास में ये हो गया था 11 इवन एंड ऑड फंक्शन, कि इवन फंक्शन क्या होगा ऑड फंक्शन क्या होगा, कि इवन फंक्शन किसको कहना है और ऑड फंक्शन किसको कहना है। स्टूडेंट समझना कि f(x) इज इक्वल्स टू जब आपके पास में कोई भी एक फंक्शन गिवन है
ओके। एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं दो फंक्शन के एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। तीसरा और ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। समझना, आपको क्या करना है, आपको पुट करना है इवन और ऑड का पता करने के लिए एक्स की जगह माइनस एक्स, है ना। और इवन और ऑड का पता करने के लिए स्टूडेंट्स आपको x की जगह माइनस एक्स पुट करना है। तो जब x की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा और माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो क्या आता, माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, एक्स आ गया पहला। दूसरा माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास में ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब सेकेंड, और स्टूडेंट्स माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा एक्स तीसरा, क्योंकि मॉडुलस की वजह से माइनस हट जाएगा। देखो तो हम ये कह सकते हैं कि जब माइनस पुट किया हमने एक्स की जगह, लेकिन फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके पास में स्क्वायर था, फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो का वो फंक्शन आ गया, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। ऐसा फंक्शन दैट्स कॉल्ड इवन फंक्शन। कब, जब x की जगह माइनस एक्स पुट करोगे, किसी भी इवन और ऑड का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इवन और ऑड का पता करने के लिए क्या पुट करते हैं, x इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू माइनस एक्स, जब x इक्वल्स टू मैंने माइनस एक्स पुट कर लिया है, तो हम देखेंगे कि जब माइनस एक्स पुट करने पर फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे पहले था वैसे का वैसे था, दैट्स कॉल्ड इवन फंक्शन। लेकिन यहाँ पे हम दोनों देख सकते हैं कि यहाँ माइनस नहीं था या माइनस आ गया, तो जब फंक्शन के अंदर माइनस का डिफरेंस आ जाता है तो उसको कहते हैं स्टूडेंट्स ऑड फंक्शन। कि जब x की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तो जब आपके पास में कोई डिफरेंस नहीं आता है, फंक्शन जैसा था वैसा का वैसा आता है, दैट्स कॉल्ड इवन फंक्शन। जब आपके पास में माइनस का डिफरेंस आता है तो दैट्स कॉल्ड ऑड फंक्शन। तो आपके पास में ये ऑड फंक्शन और आपके पास में इसके अंदर देखा वो का वही फंक्शन आ गया, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से अपन बता कर सकते हैं कि इवन फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन क्या होगा। स्टूडेंट्स इवन और ऑड का पता कर सकते हैं कि इवन फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन क्या होगा। नेक्स्ट आपके पास में होता है इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन, कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ये अपने को पता करना है कि आपके पास में इम्प्लिसिट फंक्शन किसको कहेंगे और एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको कहेंगे। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन स्टूडेंट्स देखते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन, कि एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको कहना है और इम्प्लिसिट फंक्शन किसको कहना है ना। ये सब टाइप्स ऑफ ये फंक्शन है कि किस तरह के फंक्शन होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन और व्हाट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन, की इम्प्लिसिट क्या होगा और एक्सप्लिसिट क्या होगा। देखते हैं आपके पास में नेक्स्ट टाइप जो आपके पास में है, नेक्स्ट टाइप आपके पास में 11 के बाद में 12 है। ये पहला आपके पास में कह रहा है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, है ना। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होगा, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होगा। फंक्शन देखो बेटा, एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर सभी वेरिएबल एक जैसा हो, मतलब जैसे आपने लिखा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x पावर 4 3x स्क्वायर 3x क्यूब 2x स्क्वायर x प्लस 1। देखेंगे कि सभी के सभी वेरिएबल x हैं। सभी का सभी वेरिएबल अगर x हो, मतलब सेम एक ही वेरिएबल का फंक्शन हो, है ना, सभी का सभी वेरिएबल एक ही है, x है, तो सभी का सभी वेरिएबल जब पूरा फंक्शन एक में ही लिखा हुआ हो तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं स्टूडेंट्स एक्सप्लिसिट फंक्शन, कि ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है, सभी के सभी वेरिएबल कैसे हैं, एक जैसे। नेक्स्ट आपके पास में इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब हो गया कि आपके पास में जो फंक्शन होगा वो एक में नहीं होगा, मोर देन वन से ज़्यादा होगा। मतलब उसको अपन एक्स नहीं लिख सकते, हमने लिखा जैसे 2 में होगा तो एक्स प्लस वाई, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल चलते हैं, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, हमने कहा कि इसके अंदर लिखा हुआ है 4x क्यूब प्लस 3y प्लस x प्लस 1। इसके अंदर देखते हैं कि मोर देन वन वेरिएबल प्रेजेंट है। तो जब बेटा जब मोर देन वन वेरिएबल प्रेजेंट है, जैसे एक और फंक्शन लिखते हैं एक्स वाई और जेड वाला, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। तो बेटा जब मोर देन वन वेरिएबल प्रेजेंट है आपकी किसी भी फंक्शन के अंदर तो उसको कहते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शन। समझ में आ गई बात इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट की, कि एक्सप्लिसिट किसको, जब एक ही वेरिएबल का फंक्शन हो दैट्स कॉल्ड एक्सप्लिसिट। जब मोर देन वन वेरिएबल प्रेजेंट हो तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे आपके पास में कौन सा, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये था एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन बेटा। नेक्स्ट आता है डिफाइंड फंक्शन और नॉट डिफाइंड फंक्शन, की डिफाइंड किसको करते हैं, नॉट डिफाइंड किसको कह सकते हैं।
कि डिफाइन किसको कहेंगे, नॉट डिफाइन किसको कहेंगे। देखो बेटा, डिफाइन किसको कहना है, नॉट डिफाइन किसको कहते हैं। कौन से फंक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं, कौन से फंक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते, कौन सा फंक्शन डिफाइन होता है और कौन सा फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो कुछ फंक्शन आपके पास में डिफाइन हो सकते हैं और कुछ फंक्शन अनडिफाइन हो सकते हैं आपके पास में, कि अनडिफाइन और डिफाइन किसको कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास में था कि एक तो होता है डिफाइन एंड अनडिफाइंड फंक्शन, है ना, अनडिफाइंड फंक्शन, कि डिफाइन किसको कह सकते हैं और अनडिफाइंड किसको कह सकते हैं, कि कौन सा फंक्शन अनडिफाइन होता है और कौन सा फंक्शन डिफाइन होता है। समझना बेटा कि जब आपका, मैं कुछ अनडिफाइंड फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपका बेटा f(x) एक ऐसा फंक्शन जिसके डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास में क्या आ जावे, 0 आ जावे, जिसको अपन नॉट डिफाइन कहते थे। तो आपके पास में जो 1/0 वाली फॉर्म हो, कुछ फॉर्म में पर्टिकुलर फॉर्म लिख लेता हूँ कि 1/0 वाली फॉर्म हो, ओके, 1/0 वाली फॉर्म हो, 0/0 वाली फॉर्म हो, इन्फानेट बाय इन्फानेट वाली फॉर्म हो, 1 की पावर इन्फानेट वाली फॉर्म हो, e की पावर इन्फानेट वाली फॉर्म हो, है ना, लॉग इन्फानेट वाली फॉर्म हो आपके पास में, या फिर आपके पास में हाँ लिख लेते हैं लॉग इन्फानेट वाली फॉर्म हो, तो आपके पास में कुछ ऐसी वैल्यू हो जो 1/0 हो, 0/0 हो, इन्फानेट बाय इन्फानेट हो, 1 पावर इन्फानेट हो, e की पावर इन्फानेट हो, लॉग इन्फानेट हो, तो इन सभी पावर को हम सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि 1 की पावर इन्फानेट है तो सबको इन्फानेट कर देंगे, नहीं। तो ये सारी की सारी जो फॉर्म लिखी हुई है स्टूडेंट्स, जिसको आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किया है, इन सभी को कहते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। अनडिफाइंड फंक्शन कह सकते हैं जब f(x) = कुछ ऐसी वैल्यू आ गई तो अनडिफाइंड फंक्शन। तो इसके अलावा जितने भी फंक्शन है जिसको अपन क्या कहेंगे, जिसको अपन डिफाइंड फंक्शन कहेंगे, जो अपन ने सॉल्व किए इतने सारे। तो अनडिफाइंड आपका मतलब हो गया जो इस फॉर्म के अंदर हो, कुछ पर्टिकुलर फॉर्म हो गई है कि इस फॉर्म के अंदर जब आपका कोई फंक्शन हो तो उसको कहते हैं अपन स्टूडेंट्स अनडिफाइंड फॉर्म, जिसके अंदर अपन उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्म है जिसको आपके पास में अनडिफाइंड फॉर्म कह सकते हैं। बाकी इन्फाइनाइट तो हमारे पास में वैसे ही अनडिफाइंड फॉर्म होती है। नेक्स्ट होता है एल्जेब्रिक फॉर्म आपके पास में, कि एल्जेब्रिक फॉर्म किसको कहते हैं को, तो जो एल्जेब्रा की फॉर्म में होते हैं उसको एल्जेब्रिक फॉर्म कहते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन किसको, जैसा कि पॉलिनोमियल फंक्शन है वो आपके पास में एल्जेब्रिक फंक्शन है। एक होता है लीनियर फंक्शन और नॉन लीनियर फंक्शन, कि लीनियर फंक्शन किसको कहते हैं, नॉन लीनियर फंक्शन किसको कहते हैं। लीनियर फंक्शन जो आपके पास में एक ही लाइन के अकॉर्डिंग होते हैं, मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल को फॉलो करेंगे वो लीनियर फंक्शन, जो लीनियर पॉलिनोमियल को फॉलो नहीं करेंगे उसको कहेंगे नॉन लीनियर फंक्शन, ओके। और आपके पास में होता है कंपोसाइट फंक्शन। कंपोसाइट फंक्शन आपके पास में सिलेबस से इस बार हट गया है, पर जब मोर देन वन फंक्शन को कंबाइन किया जाएगा तो कंपोसाइट फंक्शन बन जाएंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो डिफाइन और अनडिफाइंड के बाद में आपके पास में होता है कि एल्जेब्रिक फंक्शन, जो एल्जेब्रा की फॉर्म में लिखे होते हैं उनको एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं, ओके। उसी के अंदर एल्जेब्रा के अंदर रूट के अंदर तो ट्रांसकटिंग फंक्शन भी कहते हैं उसको। फिर आपके पास में होता है लीनियर फंक्शन और नॉन लीनियर फंक्शन। लीनियर का मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग होता है उसको कहते हैं लीनियर फंक्शन, और लीनियर पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो उसको कहते हैं नॉन लीनियर फंक्शन। आपके पास में एक नेक्स्ट है 14 नंबर का, वो आपके पास में सिलेबस में से तो हट गया है, फिर भी मैं यहाँ है तो मैं बता देता हूँ आपके पास में जो काम का है, दैट इज़ कॉल्ड कंपोसाइट फंक्शन। कि कंपोसाइट फंक्शन किसको कहता है ना, सिलेबस से तो ये हट गया आपके पास में अभी इस साल के लिए। कंपोसाइट फंक्शन क्या होता है, जब मोर देन वन फंक्शन को कंबाइन किया जाता है, मतलब एक f(x) था एक g(x) था, हमने दोनों को कंबाइन किया। कंबाइन, कंपोसाइट का मतलब कंबाइन कर लिया। तो जो नया फंक्शन बनेगा, नया फंक्शन दो तरीके से बन सकता है, एक तो f(g)(x) बन सकता है और एक बन सकता है g(f)(x) बन सकता है। ये दो फंक्शन बन सकते हैं कि f का मतलब, o का मतलब होता है ऑपरेंड, f इज ऑपरेंड बाय g, और इसका मतलब होता है g इज ऑपरेंड बाय f, तो इसको कहते हैं f(g)(x), इसको कहते हैं g(x). जब मोर देन वन फंक्शन बनते हैं तो एक नया फंक्शन बनता है जिसका नाम होता है कंपोसाइट फंक्शन, ओके। तो ये कुछ टाइप ऑफ फंक्शन थे जिसको अपने पास में पढ़ना है, और जब ये टाइप ऑफ फंक्शन अपन पढ़ लेंगे तब हमारे पास में आगे वाली जो एक्सरसाइज है वो जिसको अपन कर सकते हैं, तो आपके पास में, ओके स्टूडेंट्स। देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। हेलो स्टूडेंट्स, हमने कुछ फंक्शंस के टाइप पढ़े थे। टाइप के बाद में आपके पास में कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन है जो अपने पास में इसके अंदर पढ़ने हैं। कॉस्ट फंक्शन, कि कॉस्ट फंक्शन किसको कहना है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। कॉस्ट क्या होती है, हम जानते हैं कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट आपके पास में किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने पे जो आपके पास में हम जो अमाउंट पे करते हैं, दैट्स कॉल्ड अ कॉस्ट, वो उस अमाउंट की कॉस्ट होती है ना। कॉस्ट दो तरह की हो सकती है आपके पास में, एक तो डिसाइड कर रखी कि यही है आपके पास में, ओके। और आफ्टर एक कॉस्ट ये हो सकती है कि हमारे किस प्रोडक्ट के ऊपर हमें कुछ डिस्काउंट मिल गया, मतलब एक तो होगी एमआरपी जो आपके पास में है वो एक उसकी कॉस्ट है, वो तो आपके पास में प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड की गई, और उसके बाद में हमने उसके कितने पे किए वो हमारे लिए कॉस्ट हो गई। हमने शॉप के लिए आपके पास में जो है उस एंटरप्राइजेस की जो कॉस्ट है, मतलब जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट है, वो जो सेलर है उसके लिए अलग हो सकती है और जो परचेजर है उसके लिए अलग हो सकती है, क्योंकि हमने उसको कितने पैसे दिए वो हमारी कॉस्ट है। कॉस्ट उसने अलग डिसाइड कर रखी थी, हमने डिसाइड वो दिया।
तो वो कॉस्ट वेरिएबल हो सकती है। फिर आपके पास में कॉस्ट ये हो सकती है कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो कॉस्ट है वो हमें देनी है ना, उसमें कुछ अपन क्या आपके पास में कंसेशन कुछ नहीं मिल सकता, जो कॉस्ट डिसाइड कर रखी है उतनी की उतनी हमें देनी है, तो वो आपके पास में एक कॉस्ट होगी, जो उसके लिए भी होगी वो हमारे लिए भी होगी। फिक्स्ड कॉस्ट, हमारा टॉपिक है फिक्स्ड कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन के अंदर कुछ कॉस्ट के टाइप है, उसमें सबसे पहला फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब आपके पास में आपने क्या किया, द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विथ चेंज इन द आउटपुट, मतलब एक आपके पास में ऐसा है आउटपुट पे चेंज करने पर कॉस्ट के ऊपर कोई चेंज नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिक्स हो गया। जैसे हमारे पास में हमने घर रेंट पे लिया है ना, घर रेंट पे लिया है, तो मकान मालिक ने क्या किया आपके पास में कि आपके उसने रेंट को फिक्स कर दिया कि भाई आपको 5000 रुपीज़ पर मंथ का चार्ज आपको देना है, रेंट देना है। अब आप उसके अंदर उस मकान का कितना यूज़ कर रहे हो, भले आपने रेंट पे लेने के बाद आपका हाउस खाली पड़ा है, उसमें कोई रहने नहीं गया है, या फिर आप उसके अंदर फैमिली मेम्बर बहुत सारे रह रहे हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने उस प्रेमिसेस का कितना यूज़ किया। आपने यूज़ नहीं किया तो भी आपको आपका जो रेंट डिसाइड कर रखा है वो आपको पे करना है, और आपने अगर यूज़ किया है तो भी आपको रेंट पे करना ही पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड अ फिक्स्ड कॉस्ट, उसको कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब रेंट ऑफ प्रेमिसेस का रेंट, मतलब जो आपके पास में जो भी प्रेमिसेस आपने रेंट पे लेकर गए उसका रेंट वो तो हो गया है फिक्स। आप उसका कितना भी आउटपुट ले लो, कितना भी यूज़ कर लो, तो हमने लिखा है द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द आउटपुट, आउटपुट में चेंज करने पर उसकी कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड अ फिक्स्ड कॉस्ट। एक लिखा है वेजेस, वेजेस ऑफ एम्प्लॉय, वेजेस का मतलब होता है सैलरी, क्या होता है सैलरी, है ना, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की सैलरी, आप एम्प्लॉय का 24 घंटे यूज़ में ले रहे हो, आपके पास में आपने एम्प्लॉय को ले लिया है 24 आवर्स यूज़ कर रहे हो, तो भी बेचारे को तनख्वाह 10,000 रुपये दे रहे हो, है ना, और आप 5 घंटे अगर उससे काम कराओगे तो भी तनख्वाह 10,000 दे रहे हो। तो आपके पास में क्या होता है, जो वेजेस ऑफ एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की सैलरी, वो भी क्या होगी फिक्स्ड कॉस्ट। आपने तो फिक्स सैलरी देनी है, आपको तो भैया 10,000 रुपये देने हैं, भले उसको 12, 13, 14, 15 घंटे जितना भी घिस सकते हैं घिस लेते हैं अपन, है ना। किसी भी वर्कर को भी लाते हैं घर बनाने के लिए, तो अपन क्या करते हैं कि अपन ये चाहते हैं कि आपके पास में हमने उसको अगर पर डे की आपके पास में अगर 500 रुपये फिक्स कर रखे, तो हम चाहते हैं कि 500 रुपये में वो सारे काम कर जाए। तो दैट्स कॉल्ड आपके पास में क्या हो गया बेटा, वो फिक्स कॉस्ट। हमने तो फिक्स कर रखा है, आउटपुट कितना भी कुछ हो तो आउटपुट से कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट, दैट कॉल्ड अ फिक्स्ड कॉस्ट, उसको कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो जब फिक्स्ड कॉस्ट समझ में आ गया तो वेरिएबल कॉस्ट भी समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, द कॉस्ट विच चेंज विद आउटपुट आर अ वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जो आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी उसको कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। जितना आउटपुट होगा उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट बनेगी। एक्सपेंडिचर ऑन मटेरियल एंड एडवर्टाइजमेंट, मटेरियल के ऊपर एक्सपेंडिचर, आपकी कुछ इंडस्ट्री है और मटेरियल के ऊपर एक्सपेंडिचर आप ज़्यादा करोगे क्योंकि आपको आउटपुट अच्छा चाहिए। अगर आउटपुट अच्छा कब आएगा, जब आपके पास में आप उसके अंदर कुछ अच्छा सा करोगे, और आपके पास में जब आप जैसे एडवर्टाइजमेंट आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, एडवर्टाइजमेंट आपको अच्छे से देना है, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी। जितना अच्छा एडवर्टाइजमेंट दोगे उतनी अच्छी कॉस्ट बनेगी। जितनी लोकेशंस मतलब एडवर्टाइजमेंट जहाँ अच्छी लगेगी, जिसकी डिजाइनिंग का कॉस्ट आपके पास में, तो जितना अच्छा आपके पास में एडवर्टाइजमेंट बनेगा तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, उतनी अच्छी होगी। इट मीन्स कॉस्ट डायरेक्टली डिपेंड कौन है, आपके पास में जो आउटपुट हो रहा है उसके ऊपर। तो कॉस्ट जब आउटपुट के ऊपर डिपेंड है कि आपके पास में जब आउटपुट को बढ़ाना होगा तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। आपको पास आपने फिक्स कर दिया कि भाई 500 रुपये लगेंगे चाहे हमारे पास में आउटपुट कुछ भी ना हो, तो दैट्स फॉर द फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि आपने फिक्स कर दिया। अब आपने फिक्स नहीं किया, भाई हमारे तो काम अच्छा होना चाहिए, पैसे का कोई मतलब नहीं है, पैसा कितना भी लगेंगे लगाएंगे, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए हमारा। तो काम जब अच्छा करना है, पैसे की बात नहीं करेंगे कि पैसा जितना भी लगेगा उतना लगाएंगे, बट हमारा काम अच्छा होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड बेटा वेरिएबल कॉस्ट, उसको कहेंगे कॉस्ट वेरिएबल, क्योंकि हमने पैसे की तरफ कॉस्ट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कॉस्ट जितनी है उतनी लगा सकते हैं, लेकिन काम आपका अच्छा होना चाहिए। इट मीन्स आउटपुट आपका अच्छा होना चाहिए, आउटपुट अच्छा होना चाहिए, तो कॉस्ट चेंज हो जाएगी। कॉस्ट चेंज हो जाएगी तो आपके पास में क्या कहेंगे, दैट्स कॉल्ड अ वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि घर में भी अपन काम करवाते हैं किसी भी आपके पास में वर्कर से, या किसी भी कोई भी अपने को काम करवाना है, चाहे फर्नीचर का हो या कोई भी हो, तो अपन यह कहते हैं कि भाई देखो काम अच्छा होना चाहिए, पैसे चाहे कितने भी लगो, काम अच्छा होना चाहिए, तो दैट्स कॉल्ड अ वेरिएबल कॉस्ट। तो अच्छे काम के लिए अच्छे पैसे देने पड़ते हैं, तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, तो कॉस्ट आपके पास में वेरिएबल होगी। ओके, एक थी फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के अंदर आपके पास कॉस्ट फिक्स होगी, काम कितना भी करवा सकते हैं। एक होगी काम अच्छा करवाना है तो पैसे अच्छे देने पड़ेंगे, दैट्स कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। फिर आती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो सकती है, टोटल कॉस्ट को हम कहेंगे बेटा कि जब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का ऐड करेंगे, मतलब टोटल कॉस्ट TC इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट FC प्लस वेरिएबल कॉस्ट VC, दैट्स कॉल आपके पास में क्या कहेंगे बेटा, उसको कहेंगे अपने पास में
टोटल कॉस्ट को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी एक्स, एक्स इज रिप्रेजेंट हियर, एक्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, कितने यूनिट, कितना मटेरियल, कितना आपके पास में प्रोडक्ट हो रहा है, दैट्स कॉल्ड प्रोड्यूस। तो जितनी भी उसकी कॉस्ट होगी दैट्स कॉल्ड टोटल कॉस्ट। इसके अंदर क्या होगी, दो तरह की कॉस्ट होगी, एक होगी फिक्स्ड कॉस्ट और एक होगी वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट आपके पास में आता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज किसको कहना, तो जो टोटल कॉस्ट हमने निकाल लिया टीसी, टीसी का नाम क्या रखा था हमने, सी एक्स, टीसी का नाम ही क्या रखा था, सी एक्स, टीसी को सी एक्स का, तो टीसी का नाम हमने सी एक्स रखा है, तो आपके पास में टीसी का नाम हमने सी एक्स रखा है बेटा, तो एवरेज कॉस्ट किसको हो जाएगी, एवरेज कॉस्ट एसी इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कौन सा, सी एक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोड्यूस, कितने आइटम आपके पास में, कितनी यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, तो आपके पास उनके नंबर, तो उससे डिवाइड करेंगे, तो टीसी भाई आपके पास में क्या हो गया, टीसी, टीसी बाय एक्स, टीसी हो गया क्या सी एक्स, तो सी एक्स बाय एक्स, एक्स एक्स काट मत देना, ओके, ये फंक्शन के लिए एक्स है, आपके पास में यूनिट का एक्स है कि कितने यूनिट प्रोड्यूस हुई है, तो दैट्स कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज निकालनी है तो जो टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, टोटल कॉस्ट को एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कि कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओके। आगे चलते हैं डिमांड फंक्शन की डिमांड कैसे हो गए भाई, अपन अभी देखेंगे कि आपके पास में क्या हो गया, अभी मार्केट के अंदर आपके पास में मोबाइल की डिमांड बढ़ गई है, तो मोबाइल की डिमांड क्यों बढ़ी, तो मोबाइल की डिमांड इसलिए बढ़ गई है आपके पास में कि उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो आइटम्स, वो प्रोडक्ट बेटा अवेलेबल नहीं था, लोगों को पसंद आया, मार्केट के अंदर कोई नया मोबाइल आ गया, वो लोगों को पसंद आ गया। अब लोगों को पसंद आने के लिए क्या करेंगे कि भाई कम रेंज में अच्छा मोबाइल मिल रहा है, तो कम रेंज में अच्छा मोबाइल खरीदने के लिए सब लोग गए, पर मार्केट में क्या था, मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं थी। अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से हमने कहा कि भैया चलो 100 रुपये 200 रुपये ज़्यादा भी ले लो पर प्रोडक्ट तो दे दो, तो क्या हो गया कि वो उस 100-200 रुपये ज़्यादा देने के चक्कर में मतलब क्या हो गया कि हमने उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा दी। तो दैट्स कॉल्ड डिमांड फंक्शन, कि जब आपके पास में आपकी कोई भी आइटम है, मतलब आपके पास में क्या लिखा हुआ है, डिमांड फॉर आइटम विच रेफर टू इट्स क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी आपके पास में परचेज करने पर एट अ पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर प्राइस में आपके पास में, पर्टिकुलर प्राइस का मतलब कि सिंपल से आपके पास में लो कॉस्ट के अंदर एक अच्छा सा प्रोडक्ट अवेलेबल होने के कारण आपके पास में ड्यू टू दिस लोगों ने क्या किया, उसको खरीदना स्टार्ट किया, खरीदना स्टार्ट होने के बाद अवेलेबिलिटी नहीं थी और अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से उसकी क्या बन गई, डिमांड। दैट्स कॉल्ड डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फॉर आइटम रेफर टू इट्स क्वांटिटी परचेज एट अ पर्टिकुलर टाइम पे और पर्टिकुलर प्राइस में, ओके, पर्टिकुलर प्राइस फॉर पर्टिकुलर ड्यूरिंग टू पीरियड्स ऑफ अ टाइम पीरियड के लिए, और पर्टिकुलर टाइम में आपको पता है कि भाई जब अपने पास में ये प्रोडक्ट अभी तो चल रहा है कम प्राइस के अंदर, हो सकता है कल इसकी प्राइस बढ़ जाए, तो अपन क्या करेंगे कि कम प्राइस बढ़ते तो लोग बाग उसको ज़्यादा खरीदने के लिए जाएंगे, परचेजिंग ज़्यादा हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि आपके पास में पर्टिकुलर प्राइस के अंदर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में किसी क्वांटिटी, किसी आइटम की आपके पास में रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है, तो उसको कहते हैं डिमांड। हो गई अपने पास में डिमांड फंक्शन। इट्स रिलेशनशिप, यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट पर आपके पास में प्राइस पर यूनिट की प्राइस एंड क्वांटिटी फॉर सम टाइम ऑफ द पीरियड। क्वांटिटी डिमांड मतलब उसके पर्टिकुलर आपके पास में प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, इनके बीच में रिलेशनशिप है, मतलब कितनी क्वांटिटी अवेलेबल थी और उस पर्टिकुलर प्राइस के अंदर। अगर भाई अच्छी खासी पर्टिकुलर प्राइस में बहुत सारी क्वांटिटी अवेलेबल थी उस प्राइस के अंदर तो कोई डिमांड बढ़ेगी नहीं, चलता जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर प्राइस के अंदर वो क्वांटिटी कम अवेलेबल थी तो डिमांड बढ़ जानी है, तो दैट्स कॉल्ड डिमांड की पर्टिकुलर प्राइस में पर्टिकुलर क्वांटिटी और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जब उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो उसको कहेंगे डिमांड फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले था आपके पास में फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और डिमांड फंक्शन। कि डिमांड फंक्शन आपके पास में किससे बढ़ता है, कैसे क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास में डिमांड फंक्शन आपके पास में ये था। नेक्स्ट आपके पास में आगे आपके पास में और है, तो देखते हैं आपके पास में आगे क्या है। आपके पास में डिमांड फंक्शन के आगे एक बार इसको बंद कर देना। नेक्स्ट है बेटा अपने पास में सप्लाई फंक्शन की। सप्लाई फंक्शन किसको कहते हैं? सप्लाई क्या होती है? सप्लाई होती है आपके पास में किसी भी क्वांटिटी की, आपके पास में किसी भी पर्टिकुलर आपके पास में जो कम्युनिटी है उसके अंदर जो सेलर जो आपके पास में जो सप्लाई करता है किसी भी प्रोडक्ट को, दैट्स कॉल्ड ए सप्लाई फंक्शन। तो समझेंगे कि एक्स डिनोट द क्वांटिटी। एक्स आपके पास में क्या डिनोट करता है? किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी आइटम को, ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी के पर्टिकुलर आपके पास में क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है एक्स। सेलर ऑफर इन द मार्केट, जो उस आइटम को जो सेलर ऑफ आपके पास में मार्केट के अंदर जो आपके पास में सेलिंग करता है मार्केट के अंदर आपके पास में वेरियस प्राइस के अंदर एट द वेरियस प्राइस पी, तो आपके पास में दैट्स कॉल्ड अ सप्लाई फंक्शन। कि जब आपके पास में किसी भी क्वांटिटी को, जिसको अपन एक्स कहा है,
क्वांटिटी हमारी x है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, किसी पर्टिकुलर पार्ट आपके पास में कह सकते हैं, या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर आपके पास में एंटरप्राइजेस कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस की आपके पास में कुछ क्वांटिटी है जिसको अपन ने x कहा है, कुछ आइटम हो सकते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी, मतलब कुछ आइटम आपके पास में उसकी क्वांटिटी है x है, जो सेलर ऑफर इन द मार्केट, जो सेलर सेल करता है किसके अंदर, मार्केट के अंदर, एट द वेरियस प्राइस, डिफरेंट आपके पास है वेरियस प्राइस के अंदर, तो आपके पास में दैट सप्लाई फंक्शन इज गिवन बाय x, x जो आपके पास में क्या हो गया, सप्लाई फंक्शन हो गया, वेयर x एंड p आर द पॉजिटिव, x और p क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होगा। मतलब क्या होगा कि किसी भी पर्टिकुलर आइटम को जब एक सेलर किसी मार्केट के अंदर सेल करता है तो उसको कहते हैं सप्लाई फंक्शन। मतलब किसी भी एंटरप्राइजेस से, किसी भी फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट जब मार्केट में सेल होने के लिए आता है तो ये सिचुएशन क्या होती है, दैट्स कॉल्ड एज सप्लाई फंक्शन। x आपकी क्वांटिटी है और p उसकी प्राइस है, p प्राइस में x क्वांटिटी को सेल करना है तो आपके पास में क्या हो जाएगा, सप्लाई फंक्शन x इक्वल्स टू p fp, fp को क्या कहेंगे, सप्लाई फंक्शन, कि मार्केट में वो क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। रिवेन्यू फंक्शन की रिवेन्यू क्या होती है, रिवेन्यू दो तरह की, एक तो टोटल रिवेन्यू होगी और एक एवरेज रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू क्या होती है, टोटल रिवेन्यू कैसे होती है कि आपके पास में आपकी फैक्ट्री है, आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को किसी भी आपके पास में आपने क्या किया कि जैसे आपने एक पेन बनाया, आपकी कंपनी एक पेन बनाती है 10 रुपये में बेचती है, तो पेन की क्वांटिटी मल्टीप्लाई विथ द प्राइस, तो वो जो आपके पैसा आया है दैट्स कॉल्ड रिवेन्यू, वो आपके प्रोडक्ट की रिवेन्यू है। तो समझते हैं, टोटल रिवेन्यू रिप्रेजेंट बाय आर, स्टूडेंट्स टोटल रिवेन्यू रिप्रेजेंट बाय इन द अमाउंट राइज फ्रॉम द सेल्स, तो इसको सेल करने से जो अमाउंट आया है दैट्स कॉल्ड अ टोटल रिवेन्यू, सेल्स करने से जो आपके पास में राइज हुई है आपकी जो अमाउंट आया है दैट्स कॉल्ड अ रिवेन्यू। एंड आउटपुट ऑफ एंटरप्राइजेस, जो क्या है, जो एक एंटरप्राइजेस का आउटपुट है, आउटपुट बाय एन एंटरप्राइजेस, रेवेन्यू ऑब्टेन बाय सेलिंग एक्स यूनिट, आपके पास में एक्स यूनिट आपके पास में कुछ प्रोडक्ट है और आउटपुट इज द आपके पास में डिनोटेड बाय आर एक्स, तो उसका जो आउटपुट है, आउटपुट का मतलब जो उसकी रेवेन्यू है जिसको अपन क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आर एक्स। तो एक्स यूनिट को अगर आप पी प्राइस के अंदर सेल करेंगे तो आपके पास में जो टोटल कॉस्ट जो बनेगी, जो आपके पास में टोटल अमाउंट बनेगा उसको कहेंगे टोटल रिवेन्यू। समझना, तो हम पढ़ रहे थे आपके पास में रिवेन्यू ऑब्टेन बाय सेलिंग एक्स यूनिट ऑफ एन आउटपुट इज डिनोटेड बाय आर एक्स, जो आउटपुट है उसको अपन को क्या रिप्रेजेंट करना है, आर एक्स, सिंपल सी बात है, इट्स कॉल्ड रिवेन्यू फंक्शन। तो आर एक्स ही आपके पास में क्या है, रिवेन्यू फंक्शन, इसके अंदर दो चीज़ों का प्रोडक्ट होगा, किसका, आइटम विथ मल्टीप्लाई विद देयर प्राइस। ओके, तो रेवेन्यू फंक्शन आर एक्स इज इक्वल्स टू कितना, प्रोडक्ट आपके पास में जिसकी प्राइस P है और X क्या है, क्वांटिटी। मतलब जैसे आपके पास में ये तो हो गया पेन, एक पेन और मल्टीप्लाई आपके पास है 10 रुपये, तो 10 हो गए, 2 पेन 20, 3 पेन 30, तो 30 क्या हो गया आपकी रिवेन्यू। ऐसे से आपके पास में थाउजेंड्स ऑफ है तो क्या हो जाएगा, रिवेन्यू, तो दैट्स कॉल्ड रिवेन्यू। P क्या है, P FX है, P को अपन ने क्या कहा था, डिमांड फंक्शन भी कहा था कि ये आपकी डिमांड भी है, P प्रोडक्ट आपके पास में क्या थी, डिमांड फंक्शन थी, तो इसको अपन कहेंगे रिवेन्यू फंक्शन की। रिवेन्यू फंक्शन क्या होगी, सबसे पहले उसके अंदर टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू कैसे आती है कि किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी पर्टिकुलर प्राइस के अंदर मार्केट के अंदर सेल करने से जो कॉस्ट आती है दैट्स कॉल्ड टोटल रिवेन्यू। अब होते हैं आपके पास में एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू क्या होगी, तो टोटल रिवेन्यू आ रही है TR, उसको पर्टिकुलर आइटम से जो क्वांटिटी आपके पास में आपने प्रोड्यूस की है पर्टिकुलर एट द टाइम ऑफ एक्स, एक्स इज अ नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगी आपके पास में, टोटल एवरेज रिवेन्यू। तो एवरेज रिवेन्यू दैट इज कॉल्ड टोटल रिवेन्यू बाय एक्स, टोटल रिवेन्यू कितनी थी, आर, आर बाय एक्स, आर कितना था, आर था आपका पी एक्स बाय एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या निकल गया, पी इज द प्राइस ऑफ ए यूनिट, तो वो क्या निकल गई, एवरेज रिवेन्यू की। एक आपके पास में एवरेज रिवेन्यू कितनी आ रही है, एवरेज प्राइस उस प्रोडक्ट की कितनी होनी चाहिए, तो वो आप इस तरीके से टोटल एवरेज रिवेन्यू निकाल सकते हैं, टोटल रिवेन्यू बाय नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। ओके, नेक्स्ट होता है आपके पास है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं कि रिवेन्यू में से हमने कॉस्ट को घटा दी, भाई हमारी कंपनी ने आपके पास में फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी ने आपके पास में 10 लाख रुपए कमाए हैं, लेकिन आपकी कॉस्ट हो गई है 5 लाख रुपए, तो 10 लाख में से 5 लाख आपने कॉस्ट हटा दी जो सामान खरीदने में लगी, दैट्स कॉल्ड कॉस्ट, तो बचा हुआ जो था वो क्या हो गया आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट PX इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, RX माइनस CX। ओके, नेक्स्ट आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट की, ब्रेक इवन पॉइंट किसको कहते हैं, जब टोटल कॉस्ट और रिवेन्यू कॉस्ट बराबर हो जाती है, मतलब जितना लगाया उतना कमाया। ओके, हमने एक कंपनी खोली, हमने कंपनी के अंदर 10 लाख रुपए लगा दिए और आपके पास रेवेन्यू भी कितनी आ गई 10 लाख, तो नील बटा नील, कुछ भी नहीं आया अपने पास में। तो दैट्स कॉल्ड जब हमारे पास में टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू दोनों इक्वल हो जाती है तो उसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट का इसके लिए ग्राफ बना रखा है कि आपके पास में ये कॉस्ट है और ये क्वांटिटी है। पहला आपके पास में ये है कि दैट इज अ कॉस्ट लाइन। कॉस्ट लाइन का मतलब कॉस्ट लाइन जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि कॉस्ट आपने कुछ ना कुछ तो पहले लगाए होंगे पैसे, इसलिए जीरो के ऊपर से एक लाइन स्टार्ट होगी। और एक आपके पास में कितनी है
आपके पास में ये टीआर लाइन है। टीआर लाइन का मतलब टोटल रिवेन्यू जीरो से स्टार्ट होगी, क्योंकि प्रोडक्ट बिकेगा तब तो रिवेन्यू आएगी। तो पहले आपके पास में जब आपने कॉस्ट लगा दी तो कॉस्ट लाइन ऊपर से स्टार्ट होगी, क्योंकि आपने पहले कुछ पैसे लगाए हैं लेकिन रिवेन्यू आपकी जीरो थी तो जीरो से स्टार्ट हुई। तो कॉस्ट लाइन और आपके पास में जो आपके पास में कौन सी रिवेन्यू लाइन, टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट जब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है दैट्स कॉल्ड अ ब्रेक इवन पॉइंट, उसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कंपनी नो लॉस नो प्रॉफिट होती है, जब न तो उसको लॉस होता है और न ही उसको प्रॉफिट होता है, कुछ नहीं होता है। दैट्स कॉल्ड अ टोटल, आपके पास में कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू जब इक्वल हो जाती है, जब नो लॉस नो प्रॉफिट, दैट्स कॉल्ड अ ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये कुछ आपके पास में फंक्शन के टाइप थे। अब इसकी बेसिस पे हम पढ़ेंगे बेटा इसके आगे वाली एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स।